आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम सुना हुआ होगा, आजकल बहुत ही बहुचर्चित नाम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे शॉर्ट में एआई कहते हैं, जो कंप्यूटर की क्रांति में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसकी हेल्प से बहुत से बड़े बड़े काम हो रहे हैं और जो असंभव काम होते थे कंप्यूटर के फॉर्म में, वो अब एआई की मदद से हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया एआई की बात कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हम उसी एआई के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, जब कहीं पे क्राइम होता है और पुलिस आती है, तो पुलिस सबसे पहले बात करती है सीसीटीवी फुटेज के बारे में। कहीं भी क्राइम हो, सबसे पहला नाम जो पुलिस लेती है सीसीटीवी, कि यहां पे कहीं सीसीटीवी लगा है या उस क्राइम वाले प्लेस पे कहीं सीसीटीवी लगा है, तो उसको पुलिस ढूंढती है कि उस फुटेज में कहीं ना कहीं आरोपी जरूर कैप्चर हुआ होगा। और इन सीसीटीवी के फुटेज की हेल्प से पुलिस बड़े बड़े केस को सॉल्व करती है। लेकिन दोस्तों, आज हम सीसीटीवी फुटेज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे एआई कहते हैं। और इसी एआई टेक्निक की वजह से 19 साल पुराना केस सुलझाया गया, जो अनसुलझा था, कहीं फाइलों में दबा हुआ था, और यह मान लिया गया था कि अब ये आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे। जब ये क्राइम हुआ था तब एआई नहीं आया था, लेकिन आज एक टेक्नोलॉजी के आने से ये 19 साल पुराना केस सुलझ गया और वो आरोपी पकड़े गए। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं इसी घटना के बारे में कि कौन सी घटना थी, कौन से वो आरोपी थे जिनको 19 साल बाद पकड़ा गया। दोस्तों, ये घटना है केरल के कोल्लम, एक जगह है केरल में, कोल्लम की। 2006 की बात है, 10 फरवरी 2006। एक महिला थी सत्मा, और उनकी बेटी थी रंजनी, और अभी हाल ही में रंजनी को जुड़वा बेटी पैदा हुई थी। 2 बेटियां, मात्र 17 दिन की वो बेटियां हुई थी। और सत्मा बेटी से कहती हैं कि मैं जरा पंचायत कार्यालय जा रही हूं और कुछ देर में मैं आऊंगी, मुझे एक काम है और वो काम निपटा के मैं आती हूं। रंजनी कहती है ठीक है, जाइए। सत्मा जाती हैं। काम खत्म होने के बाद थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों के बाद, वो वहां से रिटर्न होती हैं घर के लिए। सत्मा जब घर पे पहुंचती हैं तो वहां का जो दृश्य था, जो नजारा था, वो देख के वो बदहवास हो जाती है। इतना भयावह नजारा था वो कि उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। रंजनी खून से लथपथ पड़ी थी, उसकी नवजात दोनों बेटियां वो भी लथपथ खून से पड़ी थी, और दोनों के गले काटे गए थे। इतनी निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई थी कि जो लोग वहां आसपास पड़ोस के इकट्ठा हुए, जब सत्मा चिल्लाने लगी तो लोग आए। जिन्होंने उस दृश्य को देखा वो भी सन पड़ गए, उनके पैरों से जमीन खिसक गई। अजीब है दोस्तों, हम आप भी अगर सोचें तो वाकई कि नवजात बच्चियां जो मात्र 17 दिन की थीं, उनसे किसी की कैसी दुश्मनी हो सकती है। फिर पुलिस आती है, पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। कुछ टाइम के बाद पुलिस को कुछ ऐसा नहीं पता चलता सुराग किसी के बारे में। एक मोटरसाइकिल मिलती है, और मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता लगता है कि वो मोटरसाइकिल किसी राजेश के नाम से रजिस्टर्ड थी। उस राजेश के बारे में पता किया जाता है। राजेश का डिटेल निकाला जाता है। उसके बाद उसके साथ ही एक देबिल कुमार का नाम पता चलता है पुलिस को, और ये दोनों सैन्य अधिकारी थे। पुलिस का शक इन पर जाता है कि कहीं ना कहीं इस हत्या में ये दोनों शामिल हैं, और ये दोनों पठानकोट में मिलिट्री बेस में कहीं पोस्टेड थे। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है, ढूंढना शुरू करती है। ये कहीं नहीं मिलते हैं केरल में, कोल्लम में कहीं नहीं मिलते हैं। इनकी जो एड्रेस है वहां तक पुलिस जाती है। फिर पुलिस किसी ना किसी तरह से पठानकोट मिलिट्री बेस को कांटेक्ट करती है
और वहां पहुंचती है। कुछ टाइम लग जाता है पहुंचते पहुंचते, और वहां उनके बारे में जब पूछताछ होती है देबिल कुमार और राजेश के बारे में, तो वहां के हेड बताते हैं कि वो दोनों यहां नहीं है, यहां से चले गए हैं और बिना बताए गए हैं। पुलिस हैरान कि सुराग भी मिला, नाम भी मिला, लेकिन वो दोनों गायब। पुलिस वापस चली आती है और जांच पड़ताल जारी रहती है। कुछ दिन बाद वो मिलिट्री वाले उन दोनों को भगोड़ा घोषित करते हैं, क्योंकि वो दोनों रिटर्न नहीं आते हैं और बिना बताए वहां से जाते हैं। और मिलिट्री में दोस्तों हर चीज का नियम होता है और नियम का पालन आपको करना ही पड़ता है। अगर नियम के बियॉन्ड आप जाएंगे, रूल के बियॉन्ड जाएंगे, तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन उनको मिलिट्री भगोड़ा घोषित कर दी, उनको पाई नहीं। फिर पुलिस की जांच चलती रही और वही होता है कि कुछ ना मिलना तो धीरे धीरे फाइलें ठंडे बस्ते में जाने लगी। चलते चलते सथम्मा जो थी, रंजनी की मां, वो परेशान हो जाती हैं। पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती हैं। कई साल हो गए, साल बीत जाते हैं और आरोपियों का कुछ नहीं पता चलता है। वो कहती हैं कि कब तक जांच चलेगी और मेरी बेटी के आरोपी, हत्या आरोपी कब पकड़े जाएंगे। पुलिस कहती है हमारी जांच चल रही है। फिर 2010 आ जाता है, यानी 4 साल बीत जाता है और तब तक वो नहीं पकड़े जाते हैं। फिर सतम्मा हाई कोर्ट जाती हैं और हाई कोर्ट से मांग करती हैं कि केस को सीबीआई को दिया जाए। हाई कोर्ट उनकी अर्जी स्वीकार कर लेती है और आदेश देती है कि इस केस की जांच सीबीआई करे। सीबीआई को केस दिया जाता है, लेकिन केरला पुलिस भी कहीं ना कहीं से इस जांच को जारी रखती है इंटरनल तौर पर। ऑफिशियली तो ये केस सीबीआई के पास चला जाता है और सीबीआई इस केस में लग जाती है। फिर जांच चलती रहती है। कुछ टाइम बीत जाता है, कुछ टाइम बीतते बीतते साल बीत जाते हैं। 2010 में सीबीआई को केस मिला था, 2015 आता है, 2020 आ जाता है, कोविड का टाइम, तब तक भी कुछ उन लोगों का पता नहीं चलता है। फिर 2023 आता है, जांच चली रही है। फिर केरला पुलिस की जो टेक्निकल टीम है, 2023 में उसने एआई टेक्निक का इस्तेमाल किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और उसमें कुछ फोटोज को उसने डाला और इन आरोपियों की जो भी एविडेंसेस या कुछ एक आध फोटोज थे, उसको एआई टेक्निक से ये जानना चाहा कि आज इतना साल बीत गया है तो आज वो कैसे दिखते होंगे। ये फोटो मैचिंग ये एक टेक्निक से किया जाता है और पुलिस ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे वो फोटो मैचिंग की टेक्निक को वो आगे बढ़ते गए। एक दिन उन फोटोज को जो ट्रांसफॉर्म किया गया कि आज वो कैसे दिखते होंगे, उनको फेसबुक पे डाला गया पुलिस के थ्रू, और फोटो की मैचिंग के लिए उन टेक्नोलॉजीज के हिसाब से उस पे मॉनिटर रखी गई। एक उनको फोटो मिलती है किसी शादी की और वो फोटो 90% उनकी फोटो से मिलती है। पुलिस का शक जाता है कि कहीं ना कहीं ये एक आरोपी तो जरूर है। पुलिस धीरे धीरे उस फोटो के हेल्प जो उनको मिलते हैं उसके आगे बढ़ते हैं और उसको ट्रैक करते हैं, और वो फोटो जो 90% मिल रही थी वो इन दो आरोपियों देबिल और राजेश में से राजेश के चेहरे से मैच कर रही थी। पुलिस उसको ट्रैक करना शुरू करती है और ये जिस आदमी को मैच कर रही थी, जिस आदमी को उनको लगा कि शक है, वो आदमी पुडुचेरी में उनको मिला, वहीं पे रह रहा था। फिर उस आदमी को फुटप्रिंट्स को देखा गया, उसके एक्टिविटीज को देखी गई। धीरे धीरे देबिल भी मिला और पुलिस को ये यकीन हो गया, सीबीआई भी, दोनों फिर मिल के ज्वाइंट ऑपरेशन करने लगे कि किसी तरह इसको पकड़ना है। फिर दोनों को पकड़ा जाता है। तो वाकई ये अपराधी वही दोनों थे जहां पे पुडुचेरी में देबिल बिष्णु के नाम से और राजेश प्रवीण के नाम से, दोनों नाम अपनी आइडेंटिटी बदल कर रह रहे थे और दोनों ने शादियां कर ली थी और दोनों की वाइफ टीचर थी।
और इंटीरियर डिजाइनिंग का ये लोग काम कर रहे थे। वहां से भागे थे मिलिट्री बेस से, तो उस पुरानी आइडेंटिटी को इन्होंने खत्म कर दिया था। पुलिस पकड़ती है और इनको सीबीआई पहले चेन्नई लेके आती है। चेन्नई के बाद फिर इनको केरल लेके जाया जाता है और वहां पे फिर इनकी पूछताछ शुरू होती है कि असल में क्या घटना थी और रंजनी को और उसकी दो बेटियों को तुम लोगों ने क्यों मारा। तो दोस्तों फिर वहीं 2006 के पहले हम चलते हैं। दिविल और रंजनी एक ही गांव से थे, दोनों एक ही गांव में रहते थे। धीरे धीरे दोनों करीब आ गए और काफी करीब आ गए। दोनों में एक रिश्ता बन गया और दोनों शादी के लिए कमिटेड हो गए कि हम एक साथ रहेंगे, शादी करेंगे। लेकिन इसी बीच में रंजनी प्रेग्नेंट हो जाती है और देविल धीरे धीरे उससे कट ऑफ करने लगता है, दूरी बनाने लगता है। उसका शादी करने की मंशा नहीं थी। फिर रंजनी दबाव देती है शादी के लिए। उसके बाद ये नहीं मानता, ये दूरी बनाने लगता है। कुछ ही टाइम पे अच्छा, ये दिविल रंजनी को कहता है कि अबॉर्शन कराने के लिए, लेकिन रंजनी नहीं मानती। वो कहती नहीं, मैं बच्चे को जन्म दूंगी और तुमको शादी मुझसे करनी ही पड़ेगी। ये घबरा जाता है और घबरा जाता है। फिर ये कहता है कि वो कहती है कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं केस करूंगी, और वो महिला आयोग में अर्जी भी दे देती है। अब ये घबरा जाता है। ये कुछ इसके दिमाग में कुछ और चलने लगता है। ये उसको मारने की सोचने लगता है और अपने दोस्त राजेश, जो दूसरा आरोपी है, उससे बात करता है कि इसको हम खत्म करेंगे। उधर रंजनी की डिलीवरी का टाइम आ गया। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, दो बेटियां पैदा होती हैं। और इन्हीं बीच में, अभी वो हॉस्पिटल में ही थी, ये राजेश को प्लान बताता है कि हमको इसको मारना है, पहले तुम इसके करीब जाओ, मैं तो जा नहीं सकता हूं, तुम्हें वो देखी नहीं है। फिर राजेश अनिल कुमार के नाम से अपना नाम बदलकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल के उसके इर्द गिर्द घूमता है, उसकी मां सतम्मा से बात करता है और धीरे धीरे उसके। और इसी बीच महिला आयोग का आदेश आ जाता है कि बच्चियों का डीएनए टेस्ट कराया जाए और देविल का भी डीएनए टेस्ट कराया जाए। अब देविल तो ये समझ जाता है कि बच्चियां तो मेरी ही हैं। अब उसको तो एकदम वो कमिट हो चुका था, अपना प्लान भी बना चुका था। और राजेश इधर धीरे धीरे करीब होता गया और ये हॉस्पिटल से छुट्टी होती है, रंजनी घर आ जाती है। उसके बाद राजेश उससे नजदीकियां बढ़ाता है और इनके प्लान का हिस्सा था कि कहीं इसको इस पुरानी जगह से कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करो, ताकि ये हमें अपना काम करने में, अपने प्लान को अंजाम देने में आसानी हो, लोग वहां पहचाने ना। यहां तो कुछ लोग पहचान भी गए हैं। फिर यही उनको दूसरा रूम कहीं घर दिलाता है, ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं और ये नज़दीक आ जाता है। फिर आता है 10 फरवरी 2006 का दिन। फिर यही राजेश सतम्मा को किसी बहाने से पंचायत कार्यालय भेजता है, सरकारी कार्यालय होता है, वहां भेजता है कि किसी तरह कुछ टाइम के लिए घर पे ना रहें, क्योंकि अगर ये रहेंगी तो हमें अपना काम करने में दिक्कत आएगी। फिर धीरे धीरे सतम्मा को ये समझाता है। सतम्मा उस दिन पंचायत कार्यालय चली जाती हैं और ये लोग घटना को अंजाम देते हैं। ये दोनों आते हैं, पहले रंजनी को मारते हैं, फिर दोनों बच्चियों को मारते हैं और मार के वहां से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। पुलिस उसके आगे कहां गए, कैसे पकड़े गए, तो आपने सुना ही। लेकिन दोस्तों वही बात आ जाती है, हम इंसान सीखते नहीं हैं। कोई भी घटना होती है, कोई भी क्राइम होता है, जो भी क्राइम करता है, अगर ये सोच ले कि आखिरी में क्राइम के क्या होता है, क्राइम तो करके भाग जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस उसे दबोचती है, पकड़ती है और उसके असली जगह जो है एक अपराधी की सलाखों के पीछे वहां भेजती है। लेकिन लोग ये क्यों भूल जाते हैं, क्यों समझ लेते हैं कि कानून का मतलब कुछ नहीं होता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल भी लग जाए, लेकिन पकड़े जाते हैं।
19 साल लगा लेकिन पकड़े गए, तो क्यों ऐसा काम करते हैं? ये सीख है हम सबके लिए, हर किसी के लिए जो क्राइम करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि कानून का शिकंजा बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे आप।